नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में अपन बात करेंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाली प्रश्नावली के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल सूत्र हैं, सवालों के जो काम आने वाले सूत्र हैं उनके बारे में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। अगर आप पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अर्धवार्षिक में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि एक भी सूत्र आपका छूट गया तो समझ लो आपका जो नंबर टारगेट 100 का क्रम टूट गया। तो आपको ऐसा क्रम नहीं तोड़ना है और अपने जो टारगेट सेट किया उसको अचीव करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। निश्चित तौर पे आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली प्रश्नावली, यानी जो जो आपकी अर्धवार्षिक 2021 की परीक्षा में आने वाले प्रश्नावलियां हैं उन्हीं के महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करेंगे। तो जब बहुत ही जल्दी से अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आज बात करने वाले हैं इस प्रश्नावली के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली प्रश्नावली, यानी आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो अर्धवार्षिक का पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसके महत्वपूर्ण सूत्र। जो पहली प्रश्नावली है क्लास 10th की, अपन पहली प्रश्नावली की बात करें तो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में अपने को सबसे पहले यह जानना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है, प्रेमिका क्या होती है। तो देखो ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी अपन जो नॉर्मल भाग करते हैं, देखो आप निश्चित तौर पे आपने भाग किया होगा, तो भाग में अपन यही जो भाग देते हैं वो होता है भाजक, ये होता है भाज्य, यहां आता है भागफल, और लास्ट में जो बचता है भाग करने पर वो हो जाता है शेषफल। तो इन्हीं का आपस में क्या संबंध होता है, वो संबंध ये है। या फिर अपन भाज्य को ए से लिखते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। और हमारा जो आर का मान है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से, यानी जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे हम मान लो किसी संख्या 6 का भाग दे रहे हैं तो कभी भी शेषफल 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 6 से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याओं का, हमारे पास दो संख्या है, मान लो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इनका हमने एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया। इनका गुणनफल आपस में संख्याओं को गुणा करोगे तो ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आएगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। कई बार आपको क्या करता है, ये दे देता है दो संख्याओं का गुणनफल, या दो संख्याएं दे दी, एचसीएफ दे दिया, आपको एलसीएम पूछ लिया, तो इससे एलसीएम का सूत्र क्या बन जाएगा, हमारा एलसीएम बन जाएगा ए इंटू बी। सीधा सा पक्षांतर करना है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एचसीएफ को इधर लाओ तो क्या आ जाएगा, भाग में। दो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ का भाग दे देंगे। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम इसके भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल से उसका एचसीएफ और एलसीएम का संबंध है। इससे आपसे दो संख्याओं में से एक संख्या देकर उसका एचसीएफ एलसीएम देकर, चारों में से कोई भी चीज देकर एक चीज पूछ सकता है। तीसरा देखो हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में। मान लो कोई परिमेय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का होगा। अगर उसके बट्टे में आने वाली संख्या, जैसे हमारी कोई संख्या है p बट्टे q के रूप में लिखी हुई है, ये q है, वो उसको हम 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में अगर प्राप्त कर सकते हैं तब तो वो शांत है, अदरवाइज क्या होगा, अशांत होगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी पावर आ गई तो वो क्या हो जाएगा, अशांत प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली की तरफ। पहली प्रश्नावली हमारी होगी, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, वो सूत्र बेस उतना ही है, बाकी आपको सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना और ये है। चलिए दूसरी बात करते हैं, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा और बीटा हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यंकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यंकों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। ये हमारा माइनस बी का मान है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा b है और ये हमारा a है और ये c है, इसी से हम संबंध निकालते हैं। तो शून्यंकों का योगफल होता है माइनस, सूत्र का है b बटे ए। अगर b बटे ए निकाल लोगे तो आपके पास शून्यंकों का योगफल निकल जाएगा। यहाँ b का जितना भी मान है यहाँ पर रख दीजिएगा, a का जितना भी मान है यहाँ पर रख दीजिएगा।
शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा गुणा बीटा, यानी जितने भी शून्यंक आएंगे इसके दोनों शून्यंक जो भी शून्यंक है उसकी गुणा कर दे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, c बटे a, यानी c का मान यहां रख दो और a का मान यहां से रख दो, आपके क्या आ जाएगा, इसका योगफल और गुणनफल दोनों आ जाएगा। चलिए दूसरी बात करते, अगर त्रिघात बहुपद है, द्विघात की जगह क्या है, त्रिघात, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यंक अल्फा और बीटा और गामा है, तब आप इसके शून्यंकों का योगफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या करते हैं, ये हमारा a का मान है, ये b होगा यहाँ पे, ये c होगा और ये d होगा। ध्यान रखना है किसी के भी साथ में आगे माइनस आ रहा है संख्या में तो वो माइनस उसके साथ रखना है। और हम क्या करेंगे, यहां से अल्फा बीटा गामा अगर योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, वही सूत्र रहेगा b बटे माइनस का a, यानी माइनस b बटे a। अगर दो दो शून्यंकों का गुणनफल आ जाए, a b अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, तो क्या हो जाएगा, c बटे a। और शून्यंकों का गुणनफल, तीनों शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का d बटे a, क्या हो जाएगा, माइनस का d बटे a। तो देखो यहां पर क्या करना है, ये जो d का मान है ये रखेंगे और a का मान इसके बट्टे में, सब में देखो बट्टे में हमेशा a का मान, ये हमेशा भाग के अंदर मान रहेगा, a का मान क्या रहेगा, भाग के अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कहा गया है शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है और आपसे द्विघात बहुपद पूछा है निकालने का सूत्र, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल, यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, शून्यंकों का योगफल, यानी हमारा सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल, यानी अल्फा और बीटा जो हमारा मान आया है उसके साथ एक्स लगा देंगे और प्लस अल्फा गुणा बीटा, यही हमने लिखा है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और साथ में एक्स प्लस शून्यंकों की गुणा, ये इस तरह से, और ये हमारा क्या है, ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी आपके क्या है, भाग ज्ञात करना आना चाहिए आपको। कौन सा, बीजगणित वाला भाग, बीजगणित वाले भाग आपको अच्छी तरह आने चाहिए। दूसरी प्रश्नावली के अंदर वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरी प्रश्नावली की तरफ। तीसरी प्रश्नावली में आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कैसे लिखते हैं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। इसके अंदर सबसे पहले हमें इसके अनुपात निकालकर इसके अनुपात में संबंध निकालना है। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है, बराबर नहीं, देखो काट दिया इसका मतलब बराबर नहीं, तो इसके हल अपन निकालेंगे तो अद्वितीय हल होंगे। आपसे पूछे हल किस प्रकार के हैं तो अद्वितीय होंगे, और आपसे पूछे इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद रेखा बनेगा। कैसा, प्रतिच्छेद रेखा बनेगा। दूसरा देखो, अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। यहां पर देखो ये मान है a b c के, a1 a2 इसके मान, ये देखो ये रहा a1 का मान, ये a2 का मान, ये b1 का मान, b2 का मान, ये c1 का मान, c2 का मान। अगर इनके आगे कहीं भी माइनस है तो वो संख्या के साथ में रहेगा। चलिए हम बात करें आगे। अगर ऐसी स्थिति आती है a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के, तो कोई भी हल नहीं होगा इसका, आप हल नहीं निकाल पाएंगे। x का मान नहीं आएगा, y का मान भी नहीं आएगा, और इसका जो ग्राफ बनता है वो समांतर रेखा ऐसे बनता है, इसमें प्रतिच्छेद रेखा ऐसे बनता है, तो ये जो प्रतिच्छेद करता है वही इसका हल है। इसमें प्रतिच्छेद करता नहीं, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। और तीसरा है, अगर तीनों ही बराबर हो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। और संपाती रेखा, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बन जाएगी। एक रेखा के ऊपर क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा, जैसे पहली रेखा इसके ऊपर ही दूसरी रेखा बनेगी, ये संपाती रेखा कहलाती है। अब देखो, आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अपने पास कितनी विधियां हैं, मुख्य दो विधियां हैं। एक तो है ग्राफीय विधि जो अपन ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं, और दूसरी है बीजगणितीय विधि। ये जो बीजगणितीय विधि है ये तीन प्रकार की है। बीजगणितीय विधि में अपन तीन प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी है वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। देखो यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। देखें यहां पर जरा, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम समीकरण से एक से x का मान निकालते हैं, और इस x के मान को समीकरण एक से हमें क्या करना होता है,
हमारे पास दो समीकरण होती है, कोई भी एक समीकरण ले लो, चाहे पहली या दूसरी से x का मान निकालते हैं। किसका? x का मान। और इस x का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी है समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ है और एक 2x माइनस 3y बराबर 5 दे रखा है, तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और इसके अंदर रख देंगे। दूसरी विधि है हमारे पास विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या y को अपन, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 7 दे रखा है, तो या तो x को बराबर करो या y को बराबर करके क्या करते हैं, समीकरण को ऐसा इस तरह से सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं कि दोनों में से एक पद कट जाए, चाहे x चाहे y। इसमें अपन ऐसे करते हैं ना, चिन्ह चेंज करके, तो वो होती है विलोपन विधि। और तीसरी है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या होता है, इस तरह से रखते हैं x, यहां पर रखते हैं मान b1 b2, यहां c1 c2, फिर y के बट्टे में आता है c1 c2 a1 a2, और फिर एक के बट्टे में आता है a1 a2 b1 b2, और इसकी वज्र गुणा करके और हम क्या करते हैं, उसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास x y का मान आ जाता है। तो ये हमारी तीनों विधियां थी। चलते हैं नेक्स्ट अपनी अगली प्रश्नावली की तरफ, जो है चौथी प्रश्नावली, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो यहां से इसको हटा दे तो ये हमारा द्विघात बहुपद है, और बराबर में कोई संख्या के आ जाए तो हमारी समीकरण बन जाती है। द्विघात समीकरण हल करने की हमारे पास तीन विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है द्विघाती सूत्र, या जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र कह दो या श्रीधराचार्य सूत्र कह दो, दोनों एक ही बात है। तो इन तीनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है वो जरा देख लीजिएगा। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा है श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद रखना है। द्विघाती सूत्र कह दो या फिर श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघात समीकरण को हल करने का एक प्रकार। इसके बाद में हमने देखा है विविक्तिकर क्या होता है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविक्तिकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इससे हम आप द्विघात समीकरण की क्या कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया और बराबर 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया और बराबर 0 आ गया, इसका मतलब मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। अगर इसको हल किया और इसका मान 0 से बड़ा आ गया, यानी कोई भी मान आ गया प्लस में, तो वो क्या होगा, इसके मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। इसमें तो मूल क्या है, समान है, इसमें मूल क्या है, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग मूल होंगे। जैसे एक 1/2 आ गया, दूसरा माइनस 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, एक जैसे नहीं आएंगे। इसमें दोनों ही उत्तर क्या होंगे, समान होंगे। और तीसरी स्थिति है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया और 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा मतलब माइनस के अंदर आ गया, तो मूल वास्तविक ही नहीं होंगे। आपको सवाल आगे हल करना ही नहीं है, वहीं लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं और छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये हमारी तीन स्थितियां हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की। तीन स्थितियों से अपन मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। वहीं द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करनी है तो वही सूत्र है जो हमने उसमें पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग होता है, और प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी मूलों का गुणनफल, और बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण ज्ञात करने के हमारे पास सूत्र हैं जिससे हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ चौथी प्रश्नावली है, आपको इस सूत्रों का ध्यान रखना है, इन विधियों का ध्यान रखना है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अपनी पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी की तरफ। देखो समांतर श्रेणी को कैसे लिखा होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, यानी इस तरह से पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, इस तरह से ये चलती रहती है। तो यहां पर जो पहला, ये सबसे पहला पद है, इसको कहते हैं प्रथम पद, और जो इसके बीच में अंतर चलता है, जो अंतर चलता है वो क्या कहलाता है, सार्वंतर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम कैसे लिखते हैं, अंतिम पद को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो अंतिम पद को कैसे लिख सकते हैं,
अंतिम पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो an से लिख दो या उसको l से लिख दो, an से लिख दो या l से लिख दो, हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी। इसके बाद में आपको nवा पद ज्ञात करने का सूत्र पूछ ले, an का सूत्र, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ an मतलब जो आपको पद ज्ञात करना है, वो a का मतलब होता है पहला पद, n का मतलब जितना पद आपको ज्ञात करना है, जैसे 10वां 12वां 15वां, और d होता है सार्वंतर। वहीं आपके कह दे प्रथम n पदों का योगफल, तो Sn बराबर होता है n बटे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और आपको एक और सूत्र है, जब अंतिम पद पता हो आपको तो आप ये सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2a प्लस l। l का मतलब यहां क्या है, अंतिम पद। कौन सा है, अंतिम पद। इस तरह से आप दोनों पदों का देखो, समांतर श्रेणी तीन पर जो प्रश्नावली है वो तीन ही सूत्रों पर, मेनली तो दो ही सूत्र हैं, एक योगफल का और एक nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, पूरी प्रश्नावली इसी पर आधारित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर समांतर श्रेणी में पद दे रखे हैं और बीच वाला पद आपको मान ज्ञात करना है, देखो समांतर श्रेणी में जैसे 5 यहां खाली छोड़ दिया और यहां लिख दिया 15, ये बीच वाला क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास सूत्र है b बराबर, इसको b मान लेते हैं, तो b बराबर a प्लस c, यानी इसको और इसको जोड़ दो, इसको जोड़कर आप 2 का भाग कर दो, आपके पास ये मान आ जाएगा। यहां पर कितना होगा, जैसे 5 और 10 जोड़ा तो हमने कितना हो गया 20, 20 बटे 2 यानी 10, तो यहां पर कितना आएगा 10 आएगा, तब ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण सूत्र है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन या 1 नंबर में आपके प्रश्न पूछने लायक है। चलिए चलते हैं अपनी अंतिम प्रश्नावली की तरफ, जो आपके अर्धवार्षिक में आने वाली है रचनाएं। इसके अंदर अपने को चित्र बनाने हैं। क्या करने हैं, चित्र बनाने हैं। चित्र में एक रेखाखंड को विभाजित करना, यानी आपको एक सीधी रेखा है, इसको जैसे मान लिया पूछ लिया 2:3 में विभाजित करो, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक नीचे लाइन खींचेंगे, इसको 5 भागों में बांट लिया, फिर इसके अंतिम भाग को यहां से मिलाएंगे, फिर कोण से यहाँ पे कोण नापना है और उतना को उतना दूसरे नंबर पे बना देंगे, तीसरे नंबर पर नहीं दूसरे नंबर पे बनाना है यहां पे, और हम इसको ऐसे मिला देंगे। लास्ट 5वें भाग को यहां से मिलाना है। तो इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी जो रेखा थी, जितने भी सेंटीमीटर के आप इसको बांट सकते हो, 2:3 में कह दो, तो इन अनुपातों को जोड़ लेना, उतने यहां पर भाग बनाने हैं नीचे की तरफ। इस तरह से हम बना सकते हैं। ये हमारा पहला प्रकार। दूसरे में क्या होता है, हमें एक त्रिभुज कहने का कहता है। त्रिभुज में भुजाएं या कोण दे रखा होता है, जैसे मान लो हमने एक त्रिभुज बना लिया इस तरह से, ये हमारा त्रिभुज जो कहा गया था, मान लो ये कह दिया 6, ये 5 और ये 4 सेंटीमीटर, हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब इसके समरूप त्रिभुज बनाना है जो इसके क्या हो, 3/4 अनुपात में हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके 4 भाग कर लेंगे। अब इस बार क्या करना है, जो बड़ा अनुपात है उसके इतने भाग कर दो, चाहे ऊपर वाला बड़ा है चाहे नीचे वाला, और लास्ट वाले को यहां से मिला देंगे। और वैसे ही कोण नापना है, वैसे ही कोण 3 पर नापेंगे और यहां पे इसकी लाइन खींच देंगे, और जितना कोण यहां पे बना है, ठीक है, और उसको ही हम क्या कर देंगे, इसके इस तरह से ये कोण नाप लेंगे और यहां पर अपन बनाकर इस बिंदु से हम यहां पर लाइन खींच देंगे, तो ये इसके समरूप त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है उसमें होता है स्पर्श रेखा खींचना। स्पर्श रेखा, एक वर्त के आपके पूछ ले वर्त की स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ध्यान रखना त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपके वर्त के किसी भी बिंदु पर आपको कह दे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो एक वर्त बना देंगे जितने भी त्रिज्या का कहे, और उसके एक त्रिज्या अपनी तरफ से खींच के उसके ऊपर 90 डिग्री कोण बना के एक सीधी लाइन खींच दो, ये इसकी स्पर्श रेखा है। 3 तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो ये थे आपके पूरी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको किस तरह से इस सूत्रों का ध्यान रख के अपनी प्रश्नावली को रिवाइज करना है और अच्छे से पेपर को हल करना है। उम्मीद है आपको ये सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे। एक बार कॉपी में लिखकर आप खुद देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।